अमेजन केवल एक जंगल नहीं है, यह पृथ्वी की धड़कन नहीं बल्कि उसकी स्मृति है, और कुछ के अनुसार उसका डरावना स्वप्न। यह वह स्थान है जहां दिन में भी अंधेरा उतर आता है, जहां हर पगडंडी के साथ कोई अनकही कहानी चलती है, और जहां जंगल आपको देखता है पर आप उसे कभी पूरी तरह देख नहीं पाते। दक्षिण अमेरिका के हृदय में फैला यह विशाल वर्षावन केवल पेड़ों और नदियों का समूह नहीं, बल्कि रहस्यों, भय, प्राचीन ज्ञान और अदृश्य शक्तियों का संसार है। यहाँ हवाएं भी फुसफुसाती हैं और रातें सवाल पूछती हैं, क्या अमेजन आज भी वैसा ही जीवित है, या वह धीरे धीरे किसी अंधकार की ओर बढ़ रहा है? अमेजन बेसिन लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, इन देशों की सीमाओं में इसकी हरियाली सांस लेती है। अमेजन नदी, जो लंबाई और जल प्रवाह में विश्व की महान नदियों में से एक है, हजारों सहायक नदियों के साथ इस जंगल को जीवन देती है। यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से विविध है। निचले दलदली मैदान, ऊंचे टेरेस, मौसमी बांट मैदान, वर्जिया और काले पानी की नदियां, वर्षा की मात्रा, मिट्टी की संरचना और ऊंचाई, इन सब के मेल से यहां असंख्य सूक्ष्म पर्यावरण, माइक्रो हैबिटेट बनते हैं। अमेजन को रेन फॉरेस्ट मशीन कहा जाता है। पेड़ वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वातावरण में नमी छोड़ते हैं, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। यह चक्र न केवल स्थानीय बल्कि महाद्वीपीय जलवायु को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अमेजन का वनोच्छादन दक्षिण अमेरिका में वर्षा पट्टी को स्थिर रखता है। यदि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई होती है तो यह चक्र टूट सकता है, जिससे सूखा, गर्मी और चरम मौसम की घटनाएं बढ़ सकती हैं। अमेजन पृथ्वी की ज्ञात प्रजातियों का लगभग 10% समेटे हुए हैं, लेकिन यह आंकड़ा जितना सुंदर लगता है उतना ही भयावह भी है। यहाँ जीवन हर रूप में है, इतना अधिक कि कई बार वही जीवन मृत्यु का कारण बन जाता है। जगुआर की आंखें अंधेरे में चमकती हैं, जैसे जंगल का प्रहरी आपको चेतावनी दे रहा हो। जहरीले मेंढक, अदृश्य कीड़े और पेड़ों पर लिपटी बेलें, हर चीज यह याद दिलाती है कि यह जंगल इंसान के लिए नहीं बना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अमेजन में आज भी हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें मानव ने कभी देखा तक नहीं, और कुछ जनजातियां कहती हैं कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें देखा नहीं जाता, वे खुद आपको देखते हैं। अमेजन में सैकड़ों आदिवासी जनजातियां रहती हैं, लेकिन वे स्वयं को जंगल का स्वामी नहीं, उसका हिस्सा मानती हैं। यानोमामी, कयापो, अशानिंका और टिकुना, इनके गीत, अनुष्ठान और मिथक उस ज्ञान को संजोए हुए हैं जिसे आधुनिक सभ्यता भूल चुकी है। कुछ जनजातियां मानती हैं कि जंगल में आत्माएं रहती हैं, पूर्वजों की, पशुओं की और उन लोगों की जो वापस नहीं लौटे। रात के समय किए जाने वाले अनुष्ठानों में ढोल की ध्वनि और आग की लौ के बीच जो कहानियां कही जाती हैं, वे डर और सम्मान दोनों पैदा करती हैं। बाहरी दुनिया के लिए ये कथाएं मिथक हैं, लेकिन जंगल में रहने वालों के लिए यह जीवन का सत्य है। लंबे समय तक माना गया कि अमेजन मानव सभ्यता के लिए अनुपयुक्त था, लेकिन सैटेलाइट चित्रों और पुरातात्विक खुदाइयों ने इस धारणा को तोड़ दिया। जंगल के नीचे दबे हैं शहर, सड़कें और सभ्यताएं जिन्हें समय ने निगल लिया। कुछ खोजकर्ताओं का दावा है कि अमेजन में आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रवेश करने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए। स्थानीय लोग इन्हें मनहूस जमीन कहते हैं, जहां जंगल खुद रक्षा करता है। यूरोपीय आगमन के साथ रोग, दास्ता और हिंसा आई। कई जनजातियां मिट गईं, लेकिन उनके रहस्य जंगल की जड़ों में आज भी दफन है। आज अमेजन केवल कट नहीं रहा, वह कराह रहा है। अवैध लकड़ी कटाई, खनन, बांध और आग, इन सब ने जंगल के संतुलन को तोड़ दिया है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि एक सीमा के बाद अमेजन डाइंग फॉरेस्ट में बदल सकता है, जहां वर्षा रुक जाएगी और हरियाली मरने लगेगी। कुछ आदिवासी कहते हैं, जब आखिरी पेड़ गिरेगा तब जंगल का क्रोध जागेगा। यह कथन चेतावनी है या भविष्यवाणी, यह कोई नहीं जानता। सरकारी नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय नेतृत्व, तीनों की भूमिका निर्णायक है। सामुदायिक वन प्रबंधन, सतत आजीविका और विज्ञान आधारित संरक्षण से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। नई पीढ़ी के आदिवासी नेता और शोधकर्ता मिलकर अमेजन की कहानी को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यह केवल जंगल बचाने की नहीं, भविष्य बचाने की कहानी है। अमेजन हमें आकर्षित भी करता है और डराता भी। यह सुंदर है लेकिन निर्दयी भी। यह हमें जीवन देता है, पर शर्तों के साथ। शायद यही कारण है कि अमेजन आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया, क्योंकि कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। यदि अमेजन बचेगा तो भविष्य बचेगा, और यदि यह जंगल मौन हो गया तो शायद पृथ्वी भी। रात अमेजन में उतरती नहीं,
गिरती है। सूरज के आखिरी नारंगी धब्बे के साथ ही जैसे किसी ने जंगल की पलकों पर अंधेरा रख दिया हो। पत्तों के बीच फंसी रोशनी दम तोड़ देती है और हवा अचानक भारी हो जाती है, इतनी भारी कि सांस लेना एक सचेत प्रयास बन जाए। इस जंगल में नमी केवल मौसम नहीं, एक चेतावनी है। पसीना त्वचा पर नहीं, डर की तरह चिपकता है। डॉ इलेक्स मोरेनो ने अपनी फील्ड डायरी में लिखा था, यहां डर किसी घटना से नहीं आता, वह वातावरण से आता है, जैसे जंगल आपको पहले से जानता हो। टीम ने बेस कैंप शाम ढलने से पहले बनाया था। नियम साफ था, अंधेरे में कोई आगे नहीं जाएगा। फिर भी नियमों का जंगल से कोई समझौता नहीं होता। कैनोपी के नीचे कदम रखते ही कंपास लड़खड़ा गया। जीपीएस ने पहले विलंब दिखाया, फिर एक साथ 3 अलग अलग दिशाएं बताईं। यह तकनीकी गड़बड़ी थी, ऐसा मान लेना आसान था, लेकिन जब रेडियो पर स्थैतिक शोर अचानक मानवीय फुसफुसाहट जैसा लगा, तब वैज्ञानिक भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह माइक्रोमैग्नेटिक एनोमली है, भूभौतिक विज्ञानी लुइस ने कहा। उसकी आवाज में भरोसा था, या शायद वह भरोसा पैदा करना चाहता था। अमेजन के कुछ हिस्सों में लौह अयस्क और बेसाल्ट की परतें चुंबकीय क्षेत्र को मोड़ देती हैं। यह तथ्य है, लेकिन तथ्य हर अनुभव की व्याख्या नहीं कर पाते। रात के तीसरे पहर अचानक कीड़ों की आवाज थम गई। जंगल का चुप हो जाना, यह वाक्य किताबों में हल्का लगता है। असल में यह ऐसा होता है जैसे किसी ने दुनिया की धड़कन रोक दी हो। पत्ते भी हिलना भूल जाते हैं, पानी भी आवाज नहीं करता। जीव विज्ञान कहता है, शिकारी पास हो तो शिकार चुप हो जाता है, लेकिन यहां कोई शिकारी नहीं दिखा। थर्मल कैमरा खाली था, फिर भी चुप्पी बनी रही पूरे 17 मिनट। स्थानीय टिकुना लोग इसे आत्माओं का गुजरना कहते हैं। वे बताते हैं, इन पलों में जंगल अपने नियम बदल देता है। रास्ते मुड़ जाते हैं, दूरी फैल जाती है और समय धीमा हो जाता है। ऑटोमेटिक रिकॉर्डर ने उस रात अजीब पैटर्न कैप्चर किया। ध्वनि तरंगें मानव आवाज की आवृत्ति के पास थीं, लेकिन पूरी तरह मेल नहीं खाती थीं। स्पेक्ट्रोग्राम में कुछ क्षणों के लिए एक डबल हार्मोनिक उभरा, जैसा कि 2 स्रोत एक साथ बोल रहे हों, पर एक स्रोत जैविक ना हो। रिपोर्ट में लिखा गया, सोर्स अनआइडेंटिफाइड, नॉट एनिमल, नॉट ह्यूमन, रिकमेंड फर्दर सैंपलिंग। अगली सुबह फाइल गायब थी, बैकअप भी। अमेजन के भीतर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सैटेलाइट इमेज धुंधली हो जाती है। वैज्ञानिक इन्हें नो डेटा जोन कहते हैं, जहां बादल, नमी और भूचुंबक तो मिलकर आंखों पर पर्दा डाल देते हैं। स्थानीय लोग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। मनहूस जमीन। 2003 की एक टीम वहां गई थी, 4 लोग। वापस लौटा सिर्फ एक। उसने औपचारिक बयान में कहा, हम रास्ता भटक गए। निजी रिकॉर्डिंग में उसने फुसफुसाकर कहा, हम रास्ता नहीं भूले थे, रास्ता बदल गया था। कयापो बुजुर्ग ने आग के पास बैठकर कहा, जंगल सुनता है, जब तुम काटते हो वह गिनता है, जब तुम जलाते हो वह याद रखता है। यह रूपक है, ऐसा मान लेना सुविधाजनक है, लेकिन न्यूरोबायोलॉजी में उभरता विचार, वुड वाइड वेब, बताता है कि पेड़ जड़ों और फंगल नेटवर्क के जरिए संकेत साझा करते हैं। पोषक तत्व, खतरा, यहां तक कि स्मृति जैसी प्रतिक्रियाएं। यदि जंगल संवाद कर सकता है, तो क्या वह प्रतिक्रिया भी कर सकता है? तीसरे दिन टीम में माइग्रेन, मथली और समय बोध की गड़बड़ी दिखने लगी। किसी को लगा उसने घंटे बिताए, घड़ी ने मिनट दिखाए। किसी को लगा रात बहुत लंबी थी, रिकॉर्ड ने सामान्य अवधि बताई। न्यूरोकेमिस्ट्री बताती है कि उच्च नमी, कम रोशनी और निरंतर जैविक शोर मस्तिष्क के थैलेमस पर दबाव डालते हैं। निर्णय क्षमता घटती है, भय बढ़ता है। लेकिन डर यहां केवल मनोवैज्ञानिक नहीं था। रात को कैंप के बाहर पैरों के निशान मिले, मानव जैसे, पर बहुत लंबे। एडी का कोण गलत था, कदमों की दूरी असामान्य। यह प्राइमेट नहीं है, एलेक्स ने कहा। थर्मल कैमरा फिर भी खाली। जंगल ने कुछ दिखाया, पर सबूत नहीं दिया। चौथे दिन दोपहर में धूप सीधे नीचे गिरी। ऐसा दुर्लभ होता है। उसी क्षण रेडियो पर वही फुसफुसाहट लौटी। इस बार शब्द स्पष्ट थे, पर भाषा नहीं। लुइस ने रिकॉर्ड दबाया, मीटर उछले, फिर सब सामान्य। यह इंफ्रासोनिक इंटरफेरेंस है, उसने कहा। इंफ्रासाउंड भय पैदा कर सकता है, यह विज्ञान है, लेकिन क्या यह वाक्य भी पैदा कर सकता है? यदि जंगल एक प्रणाली है तो उसमें फीडबैक होगा। यदि फीडबैक है तो अनुकूलन होगा। अनुकूलन का अर्थ है सीखना, सीखने का अर्थ है स्मृति, और स्मृति का अर्थ है चेतना की छाया। उस रात एलेक्स ने आखिरी पंक्ति लिखी, अगर यह सच है तो हम प्रयोग नहीं कर रहे, हम परीक्षण में हैं। सुबह हुई, पर हल्की, जैसे सूरज भी संदेह में हो। टीम ने तय किया, एक दिन और, बस एक। जंगल चुप रहा, और चुप्पी अमेजन में सबसे बड़ी चेतावनी होती है।
सुबह अमेजन में साफ नहीं होती, वह धुंध के पीछे से झांकती है। कैंप के चारों ओर उठती भाप जैसे जमीन की सांस हो। रात की चुप्पी टूटी थी, पर उसकी गूंज अभी भी पेड़ों के बीच अटकी हुई थी। एलेक्स ने नक्शा खोला। वही जगह जहां सैटेलाइट तस्वीरें धुंधली पड़ जाती थीं, वही नो डेटा जोन। विज्ञान कहता था कि यह बादलों, नमी और चुंबकीय विक्षेप का खेल है, किंतु जनजातियां इसे अलग नाम से जानती थीं, यमराकू, वह भूमि जो खून याद रखती है। दोपहर तक टीम एक उभरे हुए टीले पर पहुंची। मिट्टी असामान्य रूप से काली थी, टेरा प्रेटा, मानव निर्मित, पोषक तत्वों से भरपूर। इसका अर्थ था यहां लोग रहते थे, बहुत पहले, बहुत संगठित तरीके से। फिर पत्थर दिखे, सीधे कटे हुए, कोणों में सटीक। जंगल में सटीकता दुर्लभ होती है। यह प्राकृतिक नहीं, लुइस ने कहा, यह योजना है। जैसे जैसे बेलें हटाई गईं, एक दीवार उभरी, उस पर नक्काशी, वृत्त, सर्पिल और मानव आकृतियां। कुछ आकृतियों के हाथ ऊपर थे, कुछ के नहीं। नक्काशियों का पैटर्न गणितीय था। हर 7वें चिन्ह पर एक भिन्नता, जैसे किसी ने गिनती रोकी हो। मानवशास्त्र बताता है कि कई प्राचीन समाजों में अनुष्ठानिक बलि समय, मौसम और खगोलीय घटनाओं से जुड़ी होती थी। एलेक्स ने बुदबुदाया, यह कैलेंडर हो सकता है, और अगर कैलेंडर है तो बलि एक तारीख पर दोहराई जाती थी। खुदाई शुरू हुई। पहली परत मिट्टी, दूसरी कोयले की राख, तीसरी हड्डियां, मानव। कुछ हड्डियों पर धारदार औजारों के निशान थे। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। अमेज़न का जंगल दिन में हरा दिखाई देता है, लेकिन रात में वह काला हो जाता है। इतना काला कि लगता है अंधेरा नहीं, कोई जीव सांस ले रहा हो। डॉ आरव ने टॉर्च जलाई। रोशनी की पतली लकीर आगे बढ़ी, और जैसे ही पेड़ों की जड़ों पर पड़ी, वहां निशान थे। मानव पैरों के नहीं, जानवरों के भी नहीं। वे निशान ऐसे थे मानो कोई नंगे पांव चलता हुआ, लेकिन जमीन को छूता ही ना हो। ये क्या है? सारा की आवाज कांप गई। जवाब किसी के पास नहीं था। तभी हवा रुकी। पत्तियां जो लगातार सरसराती रहती थीं, एकदम चुप, और उसी सन्नाटे में ढोल की धीमी आवाज गूंजी। यह जनजातीय ढोल नहीं है, आरव ने फुसफुसाकर कहा। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत पुरानी है। वैज्ञानिक उपकरण भी पागल हो गए। कंपास घूमने लगा। जीपीएस ने एक ही शब्द दिखाया, शून्य, जैसे यह जगह धरती के नक्शे में मौजूद ही ना हो। पेड़ों पर लिखी भाषा आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा, एक विशाल पेड़, उसकी छाल पर कुछ उकेरा हुआ था। न चित्र, न अक्षर, बल्कि मानव नसों जैसा पैटर्न। सारा ने हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां छाल से टकराईं, पेड़ के अंदर से दिल की धड़कन सुनाई दी। सारा पीछे गिर पड़ी। यह जंगल जीवित है, उसने हाँफते हुए कहा। यह हमें देख रहा है। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। टॉर्च की रोशनी में कुछ आकृतियां दिखीं। लंबे बाल, मिट्टी से लिपटे शरीर, आंखें पूरी तरह काली। उनके हाथों में भाले नहीं थे, उनके हाथों में हड्डियां थीं, मानव हड्डियां, और उनके बीच खड़ी थी एक महिला। चेहरे पर कोई भाव नहीं, पेट पर अजीब से निशान, और उसकी आंखों में पहचान थी, जैसे वह आरव को जानती हो। तुम देर से आए हो, उसने ऐसी भाषा में कहा जो कानों से नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। आरव का दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर ये लोग हजारों सालों से अलग थलग रहे हैं, तो फिर इनकी भाषा मानव मस्तिष्क से सीधे संवाद कैसे कर रही है? क्या यह कोई जैविक विकास है, कोई प्राचीन न्यूरल नेटवर्क, या फिर अमेज़न खुद एक चेतना है जो इन जनजातियों के माध्यम से बोलती है? महिला ने जंगल की ओर इशारा किया। जो अंदर गया, उसकी आवाज गूंजने लगी। वह इंसान नहीं लौटा, और उसी पल जंगल के भीतर से एक चीख आई, इतनी दर्दनाक कि रात कांप उठी। अगले ही क्षण अंधेरा और गहरा हो गया। जंगल के भीतर जाते ही हवा फिर से चलने लगी, लेकिन अब उसमें सड़ांत थी, जैसे हजारों साल पुरानी हड्डियां सांस ले रही हों। आरव, सारा और टीम उस महिला के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके चारों ओर वे काली आंखों वाले लोग बिना आवाज किए चल रहे थे। न पत्तियां चरमराईं, न टहनियां टूटी, जैसे जंगल उन्हें रास्ता दे रहा हो। कुछ दूर जाकर जंगल अचानक खुल गया। बीच में एक गोल मैदान, और उसके केंद्र में पत्थरों से बना एक वृत्त। उस वृत्त के भीतर हजारों हड्डियां, खोपड़ियां, रीढ़, पसलियां, कुछ नई, कुछ इतनी पुरानी कि पत्थर बन चुकी थी। यह कब्रिस्तान नहीं है, सारा की आवाज सूख गई। यह प्रयोगशाला है। आरव ने स्कैनर निकाला। डेटा देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। आसपास का रेडिएशन सामान्य से 300 गुना, चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता हुआ, मस्तिष्क तरंगें,
मानव सीमा से बाहर यह जगह दिल की धड़कन जैसी तरंगें छोड़ रही थी। यह जगह अब सोच रही है, आरव बुदबुदाया। बलि क्यों दी जाती है? महिला आगे आई। उसने एक खोपड़ी उठाई और उसे पत्थर पर रखा। हम मारते नहीं, उसकी आवाज दिमाग में गूंजी। हम चुनते हैं। उसने आकाश की ओर इशारा किया। जब जंगल बीमार होता है तो उसे मानव चेतना चाहिए। सारा कांप उठी। आप लोग इंसानों की बलि जंगल को देते हैं? महिला ने सिर हिलाया। बलि नहीं, अपलोड। तभी एक दृश्य दिखाया गया। एक आदमी बंधा हुआ, उसके सिर पर अजीब जैविक बेलें लिपटी थीं। जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की, उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके दिमाग की यादें, डर, अनुभव सब जंगल में फैल गए। आरव समझ गया, यह लोग दिमाग को जंगल के न्यूरल नेटवर्क से जोड़ देते हैं। अमेजन पेड़ों का जंगल नहीं, एक जीवित सुपर ब्रेन है। महिला की नजर अब आरव पर थी। अब जंगल ने तुम्हें चुना है। चारों ओर ढोल फिर बजने लगे। पत्थर का वृत्त हल्का हल्का चमकने लगा और आरव के सिर में एक आवाज, तुम देख सकते हो। इसलिए सुबह नहीं हुई थी, बस अंधेरा थोड़ा हल्का हुआ था। जंगल वैसे ही खड़ा था, शांत लेकिन जागा हुआ। वह आदमी जो बाहर आया था, लापता वैज्ञानिक, धीरे धीरे चल रहा था। उसके पैर जमीन पर पड़ते थे लेकिन निशान नहीं बनते थे। उसकी आंखें खुली थीं पर पलकें नहीं झपकती थीं। हमने तुम्हें छोड़ा है, आवाज चारों दिशाओं से आई, ताकि तुम बताओ। आरव को समझ आ गया, यह व्यक्ति नहीं बोल रहा, अमेजन बोल रहा है। उस शरीर को बस माध्यम बनाया गया है। महिला सामने आई। उसने जमीन पर 3 रेखाएं खींची। जो जंगल में जाता है 3 तरह से लौटता है। पहला, शरीर नहीं लौटता, यादें जंगल में रहती हैं। दूसरा, शरीर लौटता है पर दिमाग नहीं। तीसरा, उसने आरव की ओर देखा, तीसरा जंगल बनकर लौटता है। आरव को छोड़ा गया, जानबूझकर, क्योंकि जंगल को अब एक आवाज चाहिए थी जो बाहरी दुनिया समझे। सारा रो रही थी। चलो, अभी भी जा सकते हैं। लेकिन आरव की नसों में अब कुछ और बह रहा था। उसने पेड़ों को छुआ और उसे पुराने युद्ध, पहली आग, पहली हत्या, पहला डर सब दिखा। ये जंगल सब याद रखता है। हेलीकॉप्टर आया, सैन्य जांच हुई, आरव बच गया। कागजों में लिखा गया, मिशन असफल,